हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्य। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस है सब फुल 100 मार्क्स का है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं क्योंकि अब की बार डबल स्टार्ट। हम लोग का टारगेट फ्रेंड्स देख लीजिएगा, आप लोग का जो टारगेट है वो 40 डेज़ का है, यानी कि फर्स्ट डे आज है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस फर्स्ट देखते हैं क्योंकि ये बिहार पुलिस के लिए है और ये टोटल जो 200 मार्क्स का होता है। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग आंसर अपने मन में और कमेंट प्लीज़ जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बने रहिए अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। तो एक का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कनाडा। तो विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे जाए कि विश्व में सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है, तो याद रखिएगा मोनाको की विश्व में सबसे छोटी तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो 2 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जोहान्सबर्ग। तो फ्रेंड्स, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित धातु व्यापार का प्रमुख केंद्र है, जबकि न्यूयॉर्क, लंदन व सिंगापुर सभी पतन सुविधा से युक्त व्यापारिक नगर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जोहान्सबर्ग है वो धातु का व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 4 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो देखिएगा गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी जो है वो गिरती कहाँ है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो 5 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डिगबोई, असम में। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई, असम के तिनसुकिया जिले में है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। ठीक है, और एशिया में यहाँ पहली बार तेल की खुदाई की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और 1901 में यहाँ एशिया में पहली बार तेल रिफाइनरी प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कि 1901 में यहाँ, याद रखिए 1901, यानी कि 1901 में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, तो 1901, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो 6 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, याद रखिए कहाँ, तो तिब्बत में यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम जो है वह तिब्बत के दक्षिण में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो 7 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लेह। तो लेह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में है। लद्दाख जिले का मुख्यालय है। ठीक है, और यह समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। ठीक है, और इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लेह लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। तो 8 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुड़गांव में। तो फ्रेंड्स, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो 10 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार में। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 55.54
लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो सबसे कृषि भूमि जो 60% से कम है तो बिहार राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो 11 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कृष्णा नदी पे। तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित है। ठीक है, और जो 10 दिसंबर 1955 को इसकी नींव रखी गई थी, याद रखिए कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 1955 की इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो 12 का देखिएगा फ्रेंड्स आपका शिक्षा का अधिकार ये नहीं है, मतलब ये है। और देखिए फ्रेंड्स ये मातृत्व सहायता ये भी है, बाल श्रम पर रोक ये है, और बेगार पर रोक ये है। यानी कि फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4। तो ये मातृत्व सहायता और ये बाल श्रम पर रोक और बेगार पर रोक ये आपका क्या है, तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा मतलब क्या, शिक्षा का अधिकार ये नीति निर्देशक तत्व है, मातृत्व सहायता नीति निर्देशक तत्व है, समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो 13 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भारत में कुडपा तथा धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोराइट तथा लेटराइट अयस्क प्रमुख है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में जो लौह अयस्क का जो 4 पेटियाँ कौन कौन है, झारखंड, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से बड़े पैमाने में लौह अयस्क से संपन्न है, राज्य मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो 14 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोयला। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो 15 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कटिहार। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कटिहार शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का स्वरूप लगभग आयताकार है और बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से और दक्षिण में झारखंड से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्यों से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग का 16 नंबर कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो 16 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुपम झील। तो अनुपम झील कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। सांभर झील याद रखिएगा फ्रेंड्स, सांभर झील जो ऑप्शन में है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। कामा झील रूस, याद रखिए कामा झील जो है वो कहाँ पे है, तो रूस में स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में स्थित, याद रखिएगा। और कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में ही अनुपम झील है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मैंने 2-3 को बताया उसमें। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। 17 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बलवंत राय मेहता ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था, तो 18 का 20 द राइट आंसर की भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका योजना काल वर्ष 1956 से 1961 तक था। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स भारत याद रखिएगा कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसे है, तो वित्त मंत्रालय को है। ठीक है,
अभी वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। फ्रेंड्स पता ही होगा लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान का के केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो 20 का फ्रेंड्स देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। तो इसका 20 का जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से प्राप्त करता है। तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कपड़ा से। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से प्राप्त करता है। ठीक है, तो राइट आंसर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गर्म मुद्रा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि विदेशी मुद्रा का वह रूप जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है कि जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक हो यह वही प्रभाषित होती रहती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो 23 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि तिलहन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे अक्टूबर 2007 में लागू किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त कर दिया गया, तो 24 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 31 मार्च 1997 को। याद रखिएगा कि 31 मार्च 1997 को भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो मैच करना है इसमें से कौन सा सूची 1 और सूची 2 है, तो कौन सा जो पदार्थ है वो किस राज्य से ज़्यादा संबंधित है। तो देखिए 25 का पहला मैग्नीज, निकिल, सीसा जस्ता और एस्बेस्टॉस। तो देखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फ्रेंड्स हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी मतलब कहने का क्या मतलब देखिएगा। ठीक है, तो 25 तो पहले क्या है फ्रेंड्स, हमारा मैग्नीज है। ठीक है, तो मैग्नीज देखिएगा किस राज्य से संबंधित, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे है आपका निकिल आपका उड़ीसा से, सीसा जस्ता क्या है तो राजस्थान से, और एस्बेस्टस क्या है तो आंध्र प्रदेश से। मतलब मैच एकदम सेम है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में के सुधार में शामिल है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। तो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो 27 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कृषि आधारित उद्योग। तो भारत निर्माण योजना ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है, एक समयबद्ध योजना है जिसके तहत सिंचाई, ग्रामीण आवास, जल प्रदाय, संचार तथा विद्युतीकरण आदि के क्षेत्र में विकास कार्य किया जाना है। ठीक है, और जो इसकी जो यह योजना जो हमारा जो कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का जो अंग नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें फ्रेंड्स की इसका जो शुरुआत किया गया था वो 2005 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो 28 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि करम शाह ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि फराजी कौन थे। तो फराजी कौन थे, तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा कि फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 30 नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, तो मतलब किस राज्य को सौंपी गई है, तो 30 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हरियाणा को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किसे सौंपी गई है, तो हरियाणा राज्य को सौंपी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर आपका जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो मैच कीजिएगा। पहला क्या है कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो पुस्तक लिखे थे वो कौन सा, तो हिंद स्वराज, याद रखिएगा हिंद स्वराज हो जाएगा। आगे देखिए राम मोहन लोहिया, तो राम मोहन लोहिया जो है वह क्या लिखे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड ये लिखे थे, और मौलाना आज़ाद क्या हो गया, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपका फ्रेंड्स आपका जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो 32 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 1835, 1867, 1878 और 1908 में पारित किए गए थे। तो भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाए गए। इस दिशा में पहला प्रयास लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब किया था, याद रखिए पहला 1799, ठीक है, उसके बाद 1835, उसके बाद 1867, 1878, 1908, 1910, 1931, ठीक है, में प्रेस के नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए थे। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार फिर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और याद रखिए एक और पॉइंट क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को। याद रखिएगा भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्या हुई, तो 33 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर यह प्रक्रिया शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो 34 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो देखिए फ्रेंड्स कि राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तानी समाजवादी गणतंत्रीय सेना के संस्थापक सदस्य भी थे, ठीक है, और इन्होंने काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी, जिसके कारण इन्होंने फांसी की सज़ा मिला था। कब मिला था, तो इनके फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, तो 35 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मौलाना हसरत मोहानी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मौलाना हसरत मोहानी का जन्म, पहले तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था, ठीक है। और यह क्या थे, तो राजनीतिक के साथ साथ ये प्रसिद्ध शायर एवं लेखक भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि हसरत मोहानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। तो इन्होंने मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उससे रिलेटेड टॉपिक को बताता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को जानिए कौन है, तो 36 का बी इज़ द राइट आंसर उनकी 1925 और 1925। फ्रेंड्स देखिएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 है, उनके 1925, ठीक है। तो देखिएगा कि भारत में समाजवादी विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार तब शुरू हुआ जब 1924 में कानपुर में सत्यभक्त ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है, और 1925 में विधिवत इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी यानी कि 1925, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी सहजानंद
सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया? तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1930 के दशक में इसका गठन किया। तो फ्रेंड्स कि 1930 का दशक में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1936, याद रखिए कब, तो 1936 में किया गया। ठीक है, और ये NG रंगा को इसका सचिव बनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 38 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1885। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बंगाल, अवध, पंजाब किराया अधिनियम पारित किया गया। बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तीसरा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ये सम्मेलन जो पहला जो सम्मेलन हुआ था 1930 से, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कि फर्स्ट है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेज़ों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। और सेकेंड में है कि 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेज़ को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने की सहायता की। तो फ्रेंड्स आपका जो दोनों है वो दोनों क्या है, कथनों पे विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपका दोनों कथन क्या है, सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 आपका कथन दोनों आपका क्या है, सो सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो किसने डाला? तो फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर मोहम्मद मुनीस ने। तो याद रखिएगा कि दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? तो 42 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शुष्क पुष्पकली से। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि लौंग जो है यूजीनिया, याद रखिएगा लौंग जो है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 43 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोडियम। तो सबसे जो अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कौन सा है? तो सोडियम, यानी कि Na। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि DNA को किसने अंतः प्रात में बनाया? तो 44 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आर्थर कॉर्नबर्ग ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आर्थर कॉर्नबर्ग को वर्ष 1959 में औषधि के क्षेत्र में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब दिया गया आर्थर कॉर्नबर्ग को? तो याद रखिएगा 1959 में। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और DNA के परखनली जांच संश्लेषण के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज की? तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर, कि कोपरनिकस ने। तो निकोलस कोपरनिकस गणितज्ञ खगोलविद एवं वैज्ञानिक थे। ये आधुनिक खगोल विज्ञान के संस्थापक के रूप में उल्लेखनीय भी थे। ठीक है,
तो इन्होंने ही कोपरनिकस ने कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है इनको खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि आयनीय विकिरण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ वे भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि आयनीकृत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और ऊर्जा से निकलने वाली एक्सरे, गामा रे तथा अल्ट्रावायलेट किरणें ही रेडिएशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसको फ्रेंड्स आपको मैच करना है। ठीक है, इसको मैच करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका कि इसको मैच करना है। ठीक है, तो मैच करना है तो देखिएगा पहला है आपका इसका नियम है और इसका वैज्ञानिक है। कौन सा नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था उसके बारे में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 47 नंबर, तो पहले तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या कि 2 का ए, मतलब ए का 2, मतलब विद्युत चुंबक तो किसका है, तो फैराडे ने दिया था। ठीक है, बी में क्या है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो गेरगर मेंडल ने दिया था। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने दिए थे। और प्राकृतिक वातावरण का नियम किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। किसका है, तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन के सी यानी कि जल जन्य रोगों के। तो टाइफाइड तथा कॉलेरा जो है वह जल जन्य रोगों का उदाहरण है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो 49 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। शारीरिक क्रियाकलापों के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की मांसपेशियां और लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने की। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणुओं के सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, तो डेट याद रखिएगा 1676, यानी कि 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन गैस। तो ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन द्रवीभूत मिश्रण को एलपीजी पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो सिगरेट के लाइट में जो होते हैं वो कौन से गैस होते हैं, तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 52 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 40 सदस्य चुना जाता है। तो बिहार के लोकसभा के लिए 40 तथा राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है और बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 यानी कि 75 है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो 53 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि छठ पूजा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है, मतलब कौन सा देश है प्रथम। तो 54 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्वीडन। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि स्वीडन जो है वो यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 55 का मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन मतलब क्या किससे संबंधित है। तो यानी कि इधर है दिवस, मतलब दिवस जो हम लोग आते हैं इसे क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला विश्व पशु दिवस, तो हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 1 अक्टूबर को मनाते हैं।
ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं फ्रेंड्स। और जो हम लोग बिहार दिवस भी है वो हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो 58 का, तो फ्रेंड्स देखिएगा 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने, प्रतिरोध करने एवं सभी प्रकार के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहती है। इसकी स्थापना याद रखिएगा जुलाई 1961 में लंदन इंग्लैंड में की गई थी। याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था, तो जुलाई 1961 में, ठीक है। जुलाई 1961 में लंदन इंग्लैंड में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें भी फ्रेंड्स आपका मैच करना है, तो मैच करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले है क्या कि जीव मिल्खा सिंह। मतलब ये फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मतलब खिलाड़ी हो, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है। तो किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो देखिए पहले है जीव मिल्खा सिंह, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए जयंत तालुकदार, ये जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। और एन कुंज रानी देवी, यह किससे संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। और झूलन गोस्वामी ये क्रिकेट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स 57 का ए इज़ द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेशन है। प्लीज़ एक बार देखिए, ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मैं आप लोगों के लिए मैं प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखूँगा। विश्वास कीजिए, हम लोग का टारगेट है वो टारगेट पूरा करूँगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बने रहिए, क्योंकि अब की बार बिहार एसआई पार, ठीक है ना। विश्वास कीजिए, आपका एसआई एग्जाम डबल स्टार मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ आप बने रहिए और कमेंट करके स्कोर अपना जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो 58 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि B.S. स्मिथ। तो B.S. स्मिथ एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एवं कला इतिहासकार थे। इन्होंने वर्ष 1871 से 1900 तक भारतीय सिविल सेवा के लिए कार्य किया। इन्होंने अशोक एवं मुगल शासक अकबर के बारे में पुस्तक भी लिखी है, इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था। तो 59 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सारनाथ ने। तो 35 वर्ष की अवस्था में गया के समीप उरुवेला नामक स्थान पर निरंजन नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निर्वाण कहा जाता है। याद रखिए किसे क्या कहा जाता है, तो निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि जब इनका सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया एवं उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 60 नंबर फिर मैच करना क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि मुगल शासक और मकबरे का स्थान, मतलब कौन सा मुगल किस मकबरे को बनाया था उसके बारे में देखते हैं। तो 60 का देखिएगा, पहला है बाबर। तो बाबर ने काबुल मकबरा का, मतलब बाबर हो गया काबुल में उनका मकबरा है। हुमायूं देखिएगा, तो हुमायूं का जो है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली हो जाएगा। और अकबर देखिएगा, तो अकबर का क्या हो जाएगा, सिकंदरा हो जाएगा। और जहांगीर क्या हो जाएगा, तो लाहौर। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो 61 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि हेंगसांग ने। तो हर्ष के शासनकाल में हेंगसांग ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। और हेंगसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो CU की उनका था, और भारत के संदर्भ में विस्तृत विवरण भी इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्जिद। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1200 ईस्वी में निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अजमेर में
स्थित यह इमारत पहले एक मठ या विहार संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, और इसकी जो थी ये जो इसकी जो द्वारा रचित जो संस्कृत नाटक थी वो क्या थे, तो हरि केली के अंश उद्धृत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो 63 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तुर्की में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी युद्ध चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो 64 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हकीम खान। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में यह हकीम खां के नेतृत्व में राणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान थे। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो 65 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रायगढ़। तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में अप्रैल 1627 में हुआ था और इनकी माता का नाम जीजाबाई एवं पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इनका जो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा रायगढ़ इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 66 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1773 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद परिवर्तित कर गवर्नर जनरल कर दिया गया था तथा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संविधान, कंपनी तथा सरकार के मध्य संबंध एवं भारत में शासन की व्यवस्था तीनों ही प्रभावित हुई थी। ठीक है, कब, तो 1773, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। ठीक है, 67 और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि कथन एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात प्रारंभ हो गया। अब देखिए यहाँ पे कारण है। ठीक है, कारण है क्या कि फ्रांसीसी कंपनी सरकार के संरक्षण वाली कंपनी थी जिसकी आय का सबसे प्रमुख स्रोत तंबाकू था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है लेकिन आर और ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है। तो 68 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रोहिंग्या समुदाय को राहत। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के ऑपरेशन इंसानियत का संबंध किससे है, तो रोहिंग्या समुदाय को राहत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो 69 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है वो लोकनायक नाम से पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोसी नदी को नेपाल में जाना जाता है। तो 70 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सप्त कौशिकी के नाम से। तो कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिकी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो 71 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टटगार्ड में। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है स्टटगार्ड में फहराया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो 72 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका मैच करना है। ठीक है, और ये मैच करना है कि आपका कौन सा मैच किससे संबंधित है। तो देखिएगा
आपका 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या सुमेलित कीजिए सूची स्थल और संस्कृति। कौन सा स्थल किस संस्कृति से संबंधित है। तो देखिएगा पहला आपका 73 का, तो देखिए आपका है पहला है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कुल्ली जो है पूर्व हड़प्पा से संबंधित है कुल्ली। अंतिर पक्कम जो है वह पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है कि देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो 74 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में। तो देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 75 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो जुलाई 1905 में की गई थी। और सरकार ने घोषणा की थी कि 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी होगा। और सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविध घोषणा की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। यह निम्नलिखित में से किस जिले की भूमि सींचती है। तो 76 का सी इज द राइट आंसर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। तो यह जो है वह पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले की भूमि को सींचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। तो 77 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि NH-28 और NH-31। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि NH-28 और NH-31 पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो 78 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पटना। तो कांच उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जिला कौन है, तो पटना है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता। तो 79 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुमन राव ने जीता। तो ये भी थोड़ा सा 2019 का है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता था। अगर आपको पता होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो 80 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्मृति मंधाना को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का चुना गया। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो 81 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 1938 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1938 में हुआ था, 1938 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए। बंगाल का विभाजन, चौरी चौरी घटना और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो पहले कौन हुआ था उसको हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका 82 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंगाल का विभाजन, फिर चौरी चौरा घटना और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी बिहार है। तो 83 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बक्सर पक्षी बिहार। तो बक्सर पक्षी बिहार लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी बिहार है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 84 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों इस टॉपिक से रिलेटेड बता दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो 85 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रवेदर मिट्टी में। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि रवेदर मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 86 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजधारी सिन्हा। तो बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजधारी सिन्हा हैं। ठीक है, 86 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो 87 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 88 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि छपरा। तो छपरा क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, उनमें भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो 89 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 12वां। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वां स्थान है। देश में कैमा स्थान है? तो 12वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो 90 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कैमूर में। तो जगजीवन जो हमारा जगजीवन स्टेडियम है वो कहाँ पे है? तो कैमूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर कि भारत माता परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 91 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सड़क परिवहन। तो भारत माला परियोजना जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो 92 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि UAE के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो याद रखिए जापान के किस स्पेस सेंटर से? तो तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ठीक है, किस देश ने लॉन्च, मतलब किस देश का है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। एक होता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि सभी चक्रवातों में मध्य में एक केंद्र विकसित होता है, और सेकेंड है कि केंद्र में तापमान बाह्य घेरे के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा है सही है, उसमें से आप बताना है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। मतलब सभी चक्रवातों में मध्य में एक केंद्र विकसित होता है और केंद्र में तापमान बाह्य घेरे के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? तो 94 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोन। तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो याद रखिएगा सोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि किस देश की संसद ने विश्व में सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? तो 95 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश की संसद ने विश्व में सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। पहले नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो पहले कौन काल आया है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 96 का जो हो जाएगा, पहले जो आया है वो पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल, उसके बाद क्या है ताम्र पाषाण काल। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पूरा पाषाण काल याद रखिएगा, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव्य पाषाण काल, उसके बाद क्या आया था? तो ताम्र पाषाण काल आया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 97 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 11 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? तो 98 का
ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो देखिएगा, तो DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन को क्या नाम है, तो याद रखिएगा भारत इसका नाम है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है फ्रेंड्स, DRDO का दिल्ली में है सर। ठीक है, आप लोग कंफर्म होकर देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो 99 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि चौड़ी चौड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के विरोध में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना वर्ष जो 1922 में घटी, इसे हम लोग क्या हुआ था, तो चौड़ी चौड़ा कांड जो इसी कारण हुआ था। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा 100 नंबर, कि किस देश ने वैश्विक शक्तियों के साथ किए गए परमाणु समझौते के तहत तय की गई संवर्धित यूरेनियम भंडार की सीमा तोड़ दी। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान ने। तो ईरान ने वैश्विक शक्तियों के साथ किए गए परमाणु समझौतों के तहत तय की गई संवर्धित यूरेनियम भंडार की सीमा तोड़ दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका जो आपका जो बिहार पुलिस और SI का बिहार SI का जो दरोगा का एग्जाम है, जो अभी आने वाले एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। एक बार प्लीज़ बिलीव करके एक बार जुड़िए PCS मेकर यूट्यूब चैनल से, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये टेस्ट का जो मतलब ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए, बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार देखिए, आप लोग का स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अब की बार डबल स्टार। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट डे है, 40 डे, मतलब कि आपको मैं डेली एक प्रैक्टिस लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस से दीजिए और स्कोर अपना जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।